टॉप 10 करंट अफेयर्स वाले इस वीडियो को आपको क्यों देख लेना चाहिए या क्यों आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब मैं इसका कंटेंट बना रहा था तो मैंने पिछले 8-10 महीने की जो मैगजीन्स होती हैं उसमें ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के हिस्से सब सामने रखे ऐसे, और फिर देखा कि क्या सबसे ज़्यादा काम के हो सकते हैं जिसमें आपको पढ़ना ही चाहिए। मतलब तो देख लो यार, मतलब मन करे तो पढ़ लेना, नहीं तो एग्जाम में तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा यहाँ से। आपको पता है पहली न्यूज़ है UNCBD COP 16 क्या होता है। किसी भी मीडियम को आप समझ जाओगे कि चल क्या रहा है, तो टेंशन फ्री रहना, मीडियम का टेंशन मत लेना, शांति से सुनना। जैसे क्लाइमेट चेंज को संभालने के लिए हमने ग्लोबली सब लोग इकट्ठे होकर और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं, मतलब हमने कन्वेंशन बनाया कि सब लोगों को अब ध्यान रखना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। हमने मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए जो है कन्वेंशन बनाए। तो ऐसे हमारी जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, आसपास जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको सबको संभालने के लिए हमने कन्वेंशन बनाया। जी सर, तो वही है ये, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैव विविधता पर हमने एक कन्वेंशन बनाया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कन्वेंशन जो है इसकी रिलेटेड, अब कन्वेंशन बनाकर जो है ऐसा तो है नहीं कि सब शांति से बैठ जाएंगे, सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। लगभग 2 साल की स्थिति में जब हम देख रहे होते हैं तो 1993 से सब शुरू हुआ था। आपको पता होगा कि जब अर्थ समिट हुआ, जी सर, रियो समिट जिसे हम कहते हैं, इसमें रियो डी जेनेरियो सबसे पहले बैठे थे, तो 1992-90s की जो बात है, तो उस दौरान के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये 1992 में इसी टाइम की मैं बात कर रहा था कि क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन, उसी टाइम पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर भी बात करी थी कि हमें सेक्शन वाइज अब काम करना होगा। तो इसकी अभी जो मीटिंग हुई थी वो 16th COP थी। 16th का मतलब हो गया कि 16वीं बार ये बैठे थे हर 2 साल की। उसमें बीच में आप कोरोना में थोड़ा इंपैक्ट हुआ था। बाकी कुछ फैक्ट ऐसा है कि यूएस ही ऐसा देश है जिसने रेटिफाइड नहीं की हुई है इस ट्रीटी को। सिग्नेटरी भले ही है पर रेटिफिकेशन का मतलब कि अब लीगली वहां पर अभी इस चीज को वो लोग नहीं मान रहे। ठीक है, तो इसके चक्कर में अब ये जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ 1-2 चीजें मुझे लगती है कि आपको पढ़ लेना चाहिए। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। COP 16 16वीं बार बैठे हैं, जितने भी सिग्नेटरीज या रेटिफाइड जिन्होंने किया है, जितने देश, लगभग सभी हैं यूएस को छोड़ के, वो सब बैठे हैं। और बैठे तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए? स्पेसिफिकली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन से रिलेटेड उसके कन्वेंशन को लेकर। अब आपने COP 29 सुना होगा, लेकिन वो किसका है? वो क्लाइमेट चेंज का है। ऐसे सबके अलग अलग जितनी बार बैठ रहे होते हैं तो सबकी अलग अलग मीटिंग चल रही होती। तो 16th जो थी वो बायोडाइवर्सिटी की थी। अब उसमें क्या निर्णय लिए गए वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता दूं कि आपको पता होगा अभी बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ था अनअकैडमी पर। अब उसमें यह हुआ कि सब्सक्रिप्शन का ऑफर बहुत यूनिक लेकर आए बच्चों, ताकि कम से कम पैसों में बहुत अच्छी शिक्षा ले सके, कि आप जितने महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उतने महीने का आपको फ्री मिल जाए। 9 महीने में 9 महीना फ्री, 12 महीने पे 12, मतलब 1 साल पे 2 साल आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। SGYT10 इस कोड का आप यूज करके, नीचे लिंक मिल जाएगी, उसको आप यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लो। आज आखिरी दिन है भैया। मान लो अब आज के बाद और कभी वीडियो देख रहे हो, नीचे लिंक पे एक बार क्लिक जरूर कर लेना, कुछ ऑफर आपके लिए रहेगा तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। और नीचे एक आर्टिकुलेट मैगजीन है, हर महीने की करंट अफेयर्स आप वहां से भी कवर कर सकते हैं, तो आर्टिकुलेट मैगजीन से भी नीचे डाउनलोड कर लेना, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। और एक और इन्फॉर्मेशन कि इस साल का आखिरी जो टेस्ट है UCSC वो होने जा रहा है, और ये सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 29 दिसंबर को होने जा रहा है, 29 दिसंबर, नीचे लिंक है, इसको भी एनरोल करो, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एक ऐसा टेस्ट है जहां पर सारे UPSC के लर्नर्स इस टेस्ट को दे रहे होते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन की स्थिति, रैंकिंग सब कुछ समझ में आ जाएगी। 90% स्कॉलरशिप भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, और इसको अभी रजिस्टर करें। सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे होने वाला है, और SGYT10 कोड का इस्तेमाल करें हर जगह। ठीक है, तो उसी COP 16 में कुछ आउटकम्स थे। अब ये कैली फंड करके जो है वो लागू किया गया, TALI। अब ये तो प्लेस का नाम है, अब जहां पर मीटिंग हुई थी। अब ये कहां है मुझे कमेंट में बताओ। तो अब टॉप 10 न्यूज में मुझे लगता है इस कैली फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी फिलोसॉफी, इसके थॉट जो है वो समझ में आना चाहिए। अब इसको जब आप पढ़ते हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा मिलेगा, फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब सब लोगों को पूरा, सबका एक हिस्सा है, पूर्ण बराबरी से सबको इस वायु जो आपका जैव विविधता है उसका हिस्सा सबको मिलना चाहिए। मतलब
प्रॉपर उसकी शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और कीवर्ड देखो, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। अब ये सब चीज क्या है, इससे रिलेटेड इन्होंने एक फंड बनाया। तो थ्योरी पढ़ते हैं तो कई बार इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होता, बट मैंने इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या कर दिया है, थोड़ा आसान कर दिया है कि ये है क्या। तो देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कोई एक मेडिकल कंपनी है, वो दवाई बनाती है। अब दवाई के लिए उसको मान लीजिए कुछ फॉरेस्ट से, जंगल से कुछ, या कोई पर्टिकुलर कंट्री से, कोई भी रीजन से कोई दवाई का कोई भी एक सॉल्ट, या मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई जड़ी बूटी का एग्जांपल ले लो, कोई हर्ब्स उसको लाना पड़ा है, तो वो जैव विविधता से आया है। अब कंपनी ने वो हर्ब जो है, वो जड़ी बूटी जो भी है, कुछ भी ऐसी चीज काम की, उस जंगल से लेके आए, दवाई बनाई और लोगों में बेचना शुरू कर दिया, तो फायदा कंपनी का हो गया। पर एक्चुअल में कंपनी का फायदा तो चलो ठीक है हो गया, उसने दवाई बनाई, बेची, सब चीजें। पर मैं आपसे पूछूं, वो दवाई किस कारण बनी? वो हर्ब्स के कारण। वो किसी फॉरेस्ट से आई थी, किसी देश से आई थी, वहां पर भी तो उस देश के लोगों की अधिकार है उस चीज का फायदा ले सके। वहां पे ट्राइब्स जो रह रहे हैं उनका भी अधिकार है उस चीज पर। तो इन्होंने एक ऐसा फंड बनाया कि जेनेटिक रिसोर्स जो भी है हमारे, ठीक है, उसमें यदि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल प्लांट ब्रीडिंग, जो भी सारी चीजें हैं, अब कोई कंट्री जो भी है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं, या कोई देश, इन सब का जब इसका बेनिफिट ले रहा है, तो उसका कुछ हिस्सा जो बेनिफिट फायदा है वो उन लोगों तक भी देना चाहिए जो एक्चुअल में उसके हकदार हैं। तो एटलीस्ट 50% ऑफ द फंड किस चीज के लोकेट किया गया? इंडिजिनस पीपल के लिए, वहां के जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटी पर जो है उन चीजों को दिया जाए। ऐसा वो फंड खर्च होना चाहिए जहां पे वुमेन्स और यूथ का कुछ जो है बेनिफिट हो। जी हाँ, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो इनइक्वालिटी एक तरह से बेहतर वो हो गई है, किसमें जेनेटिक रिसोर्स एंश्योर, वो बेनिफिट्स वगैरह हम लोग उस कंपनी को ही मिल जाते हैं, बाकी सब लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो अब उनको एक फंड ऐसा बनाया कि उनके थ्रू जो है हर व्यक्ति तक, क्योंकि भाई हर चीज जो भी हम फॉरेस्ट से, जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, अब वो प्रोडक्ट के अधिकार सबके पास है। लेकिन कुछ कंपनीज यदि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बना के दे रही है और खुद बेनिफिट ले रही तो गलत है, वो सबके पास जाना चाहिए बेनिफिट। तो व्हेन कंपनीज लाइक फार्मास्यूटिकल बायोटेक फर्म use this genetic information like DNA to create the products, they make money। अब ये फंड क्या कर रहा है कि some of the money goes back to the local communities and indigenous people who are the original custodians of this genetic resource। कौन पे करेगा? ये कंपनी वगैरह पे करेगी। अब ये पैसा कहाँ कहाँ यूज होगा वो मैंने आपको बता दी। बेसिकली सीधी बात यह है कि एक ऐसा फंड हमने बनाया है, उसकी मदद से यदि कोई भी कंपनी कहीं भी जेनेटिक लेवल पर, या आप कह सकते हो कि इस बायोडाइवर्सिटी का कोई भी चीज यदि यूज हो रही हो, तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनको भी उसका कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो एक तरह से एक अधिकार को लेकर इनडायरेक्टली बात है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि याद रखना। इसमें कीवर्ड है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। मतलब सीधी सी बात है कि जितने भी जेनेटिक लेवल पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डीएनए हुआ, किसी भी चीज का आरएनए वगैरह, ये सब चीजें जहां जहां से जा रही हैं, जहां से यूज हो रहा है, जिस भी कंट्री से, प्लेस से, फॉरेस्ट से, उन जगहों पर जो है ये फंड एलोकेट होना चाहिए। फिर उसी में सेकंड चीज जो आपने को पढ़नी है वो है सिंथेटिक बायोलॉजी टेक्नोलॉजी। ये भी एक कीवर्ड बहुत बढ़िया यूज हुआ था। तो बेसिकली कल को हमें कोई नई वैक्सीन बनानी पड़ी, कोई नई दवाई बनानी पड़ी, तो उसमें फिर हमें इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी की मदद लेनी पड़ती है। तो उससे रिलेटेड ये चीज है। तो स्पेशली यदि हम बात करें कि क्या चीज है, तो एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया हुआ है इन्होंने, जिसमें जो डेवलपिंग नेशन है उनको मदद मिल रही होती है, या डेवलपिंग नेशन को मदद करना है ताकि हम उन वहां पर भी जो है इन सब चीजों को डेवलप कर सके। मतलब जैव विविधता का यूज करके उन डेवलपिंग कंट्रीज को भी सहारा मिल सके। उसमें नॉलेज शेयरिंग भी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है। अब ये है क्या सिंथेटिक बायोलॉजी, ये शब्द है क्या, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसा इंजीनियरिंग मेथड है जिससे हम लोग डीएनए वगैरह के थ्रू या और भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम, या बायोडाइवर्सिटी का यूज करके, और नई ऐसा भी मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह इन सब चीजों को बना सके। जी हाँ, जिसमें टूल्स लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम एडिटिंग वगैरह जिसमें यूज की जाती है। इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो हमें मालूम है कल को हमें नई मेडिसिन बनानी पड़ गई, बेहतर क्रॉप्स बनाने पड़ गए, एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस निकालने पड़ गए, तो इस दौरान ये सब टेक्नोलॉजी यूज है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल को याद रखना कि सिंथेटिक बायोलॉजी, तो ये
इसी कन्वेंशन के थ्रू इसको प्रमोट किया गया था और आगे भविष्य में बेहतर स्थिति को बनाने के लिए या बेहतर तरीके से बायोडाइवर्सिटी की जो भी हमारी जैव विविधता से जो भी बेहतर चीज़ें निकल सकती बन सकती है उसको बनाना है इसी टेक्नोलॉजी के तहत। जी हाँ, लेकिन इसका साथ चैलेंज क्या है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बहुत जरूरी, नहीं तो कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस तीनों चीज़ों को मिलाकर बनी है, जिसमें हम एक नए जीन्स, माइक्रोस, पाथवेज वगैरह बना रहे होते हैं जो मेडिसिन और एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, उससे संबंधित है ये। तो ये 2 कीवर्ड बहुत अच्छे से याद रखना जो इसका आउटकम था। तीसरी बात करेंगे हम, तीसरा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, सॉइल नेलिंग टेक्निक। पहली बार जब आप पढ़ते हो ना तो समझ नहीं बैठते कि भाई ये क्या आ गया। सॉइल नेलिंग को समझो आप, जैसे मान लीजिए कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है, अब बढ़ते समय में हमने क्या करा, पेड़ वगैरह काट दिए। अब पेड़ कट गए तो वो स्लोप उतना ही ज्यादा वल्नरेबल हो गया, संवेदनशील हो गया लैंडस्लाइड के लिए, भूस्खलन के लिए। ट्रेन जा रही थी, ट्रेन के वाइब्रेशन में लैंडस्लाइड हो गया, रोड्स के किनारे पर लैंडस्लाइड हो गया, थोड़ी बारिश हो गई लैंडस्लाइड हो गया। तो ऐसे सेक्शंस में जहां पर ये संभावनाएं बन रही हैं अब कि जहां पर मतलब आपदा आ सकती है, वहां पर हमने क्या कोशिश करी कि उस मिट्टी को हम थोड़ा संभालने का काम कर रहे हैं। तो सॉइल नेलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग ढालों को स्टेबल करते हैं, जो ढाल वाले जो क्षेत्र हैं उसको स्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के तहत काम कर रहे होते हैं। इसमें लैंडस्लाइड ना हो, अपरदन ना हो, स्ट्रक्चरल फेल्यूर ना हो, इन सब चीजों को रोकने के लिए हम मिट्टी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो सॉइल नेलिंग में याद रखना कि इसका संबंध स्लोप से है और उसमें मिट्टी को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मिट्टी को थोड़ा सा हम और स्ट्रांगली बेहतर करना चाह रहे हैं ताकि इतना फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड ना हो। उसमें होल्स ड्रिल करके हम उसे बेहतर कर सकते हैं, स्टील बार्स की मदद से हम कर सकते हैं, सरफेस लेयरिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें इसके अलग अलग तरीके हैं जिससे हम, तो ये शब्दों को याद रखना, लैंडस्लाइड के बचाने के तरीके हैं। आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसको यूज कर सकते हो। तो ये जब स्लोप्स को आपको स्टेबलाइज करना होता है, लैंडस्लाइड से बचाना होता है, ये सब चीजें तब यूज करते हैं। 4th नंबर, द डेडा मेथड। अब पहली बार देखोगे तो घबराहट होगी, डेडा मेथड क्या है। इसको जब मैं देख रहा था तो बहुत अच्छी न्यूज थी और आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में ये है कि गोदावरी नदी के तट, गोदावरी वैली वाला जो एरिया है, गोदावरी के क्षेत्र, उन रीजन्स में हमें एक ट्राइब मिलती है, दैट इज मूरिया ट्राइब। कौन सी ट्राइब? मूरिया ट्राइब। अब ये मूरिया ट्राइब, जिसे हम गुट्टी कोयास भी बोल रहे होते हैं, तो मूरिया ट्राइब ने एक बढ़िया टेक्निक अपनाई कि बीजों को संभालने के लिए, सीड्स को कंजर्व करने के लिए ये टेक्निक है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में पता होना चाहिए कि डेडा मेथड क्या है। तो सीड को बचाने के लिए, तो सीड्स आर प्रिजर्व्ड, बीजों को बचाने के लिए बेहतर। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो सियाली लीव्स होती हैं, ये पत्ते आपने देखा होगा कई बार, वो खाने के लिए जो एक तरह से प्लेट बनाई जाती है इन्हीं से, तो सियाली के लीव्स हैं ये। जी हाँ, जिसे लोकल नेम अद्दा कुल्लू भी कहते हैं। तो सियाली के पत्तों में उन बीजों को रख दिया जाता है और ये जो इस तरह से पूरा एक और रस्सी से बांध के बिल्कुल, और जो तैयार होता है उसको हम डेडा कहते हैं। तो इसकी पैकेजिंग कर देते हैं, मतलब बीजों को कंजर्व करने का तरीका उन पत्तों में बीज कर रहे हैं, मतलब पत्तों के अंदर उनको हम कंजर्व कर रहे हैं। 3 लेयर होती है ऊपर, जो मतलब पहली लेयर तो सियाली लीव्स होती है, और उसके बाद में आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा लकड़ी का थोड़ा सा वुड ऐश भी डाल देते हैं, कुछ नींबू की पत्तियां, लेमन लीव्स भी डाल रहे होते हैं, और फिर तीसरे उसमें सीड्स वगैरह जो है। तो इस तरह से 3 लेयरिंग में इसकी पैकेजिंग होती है, बांध वगैरह करके एकदम इसको संभाल देते हैं। 5-5 साल तक बीज इसमें स्टोर हो जाता है। जैसे दाल हो गई, हरा चना हो गया, जी हाँ, ब्लैक ग्राम, बीन्स वगैरह, इनको बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंडिजिनस टेक्निक है, मतलब आप कह सकते हो कि पुराने समय से चली आ रही है। पहली बार जो सुनते हैं क्वेश्चन आ सकता है कि डेडा टेक्निक क्या है, डेडा मेथड क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान रखना कि सीड को संभालने के लिए। मणिपुर में काफी ज्यादा वायलेंस चल रहा है, उसको लेकर जीरीबाम करके एक प्लेस न्यूज में, तो डायरेक्ट प्लेस इज इन न्यूज में आपको ये याद रखना। एथनिक वायलेंस चल ही रहा है, वहां की कम्युनिटीज आपको पता होनी चाहिए, कुकी, जो, हमर, ये सब नाम याद रखना, उसके आसपास मिलेगी। मैते कम्युनिटी वही मणिपुर से याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। जीरी नाम की वहां पर नदी है। ये भी सारे फैक्ट्स आपको मेरे हिसाब से याद रखने चाहिए फॉर द एग्जाम। इसके बाद में आए दिन हम सोचते हैं एल नीनो आ रहा है, लानीना आ रहा है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस चीज को 10-15 महीने पहले ही हम लोग जो है प्रेडिक्ट कर सकें, इसलिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इनक्वाइज जो हम कहते हैं, उनके द्वारा एक बेजियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है। सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि बेजियन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो आप बस इतना याद रखना कि इसको किसने बनाया, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।
तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये एक ऐसी रिसर्च बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत, चलो ठीक है जो भी है। मेन चीज इसका काम क्या है, ये एल नीनो लानिना फिनोमेना का प्रिडिक्शन के लिए है। मेन चीज ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। बहुत बेसिक्स वाले सवाल आते हैं लेकिन आपको इस पर काम करना है। तो इसको हम लोग देखना है हमें कि ये जो है ये किस चीज के लिए लिया है हमने, फोकसिंग ऑन एल नीनो एंड लानिना। 15 महीने आगे तक की भविष्यवाणी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, देख रहे हो तुम, ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा। नेक्स्ट वन इज रॉक वेव्स। पहली बार जिनने सुना है बिल्कुल बस कॉन्टेक्स्ट लगाना है, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। समुद्र की जब लहरें बनती हैं तो कई बार क्या होता है कि ओशन करंट्स के कारण तेज भी हो सकती हैं, विंड के कारण तेज हो जाती हैं। तो कभी कभी जब ये रॉक वेव्स आए तो इस तरह की आपने वेव्स देखी होंगी। तो ये शब्द तुम्हें कहीं भी देखने को मिल जाए ना, मान के चलना लार्ज ओशन वेव्स के बारे में बात हो रही है। जब रॉक वेव्स के बारे में कोई पूछे तो बोला अनयूजुअली लार्ज डेंजरस वेव्स हैं, इतना याद रखो आप। जो सराउंडिंग वेव्स से और थोड़ी लार्ज हो गई, बड़ी हो, डबल भी हो जाती हैं, कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल होती है। अब मान लो कई बार इधर की तरंग आपस में मिल गई, टकरा गई, उससे बड़ी हो गई ओशन करंट के कारण। अब पानी बह रहा था, बीच में कुछ अंडर वाटर टोपोग्राफी, अंदर कोई पर्वत वगैरह आ गया, उससे टकरा के राइज कर गई। अलग अलग कारणों से हो सकती है ये। बट जब समुद्र का पानी एक बहुत ही बड़े स्तर पर लहर बना देता है तो उस बड़ी वेव्स को हम रॉक वेव्स भी कहते हैं। कई बार ध्यान रखना है, समझ नहीं आ सकता तो याद रखना इसका संबंध ओशियन से है, स्मॉल नहीं है, लार्ज है। अलग अलग रीजन, वेव के इंटरफेरेंस से हो सकता है, ओशियन करंट से हो सकता है, अंडर वाटर टोपोग्राफी के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद में ये डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकती है, अलग अलग विंड के अकॉर्डिंग भी काम कर सकती है। तो बहुत सारे केसेस में हो सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। फिर एक वर्ड आता है टील कार्बन। टील कार्बन के बारे में पता हो भाई अपने को, है ना। टील शब्द ये कलर से समझ लो थोड़ा सा। तो टील कार्बन जब भी आ जाए तो ये ऑर्गेनिक कार्बन, कार्बन कंटेंट जो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वगैरह के क्षेत्रों में छुपा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेटलैंड देखा, एक तालाब, एक झील वगैरह देखी, तो टील शब्द तो उसके कलर वगैरह से आया है, ठीक है। तो जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे यहां पर वेजिटेशन है, प्लांट्स, पौधे लगे हुए हैं, दलदल है, घास वगैरह है, जी हाँ, माइक्रोबियल बायोमास, उसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक सब सड़ा गला तत्व है। तो जो भी झील के किनारे या वेटलैंड के किनारे आसपास में जहां जो कार्बन स्टोर है, कार्बन उसके अंदर स्टोर होता है, उससे संबंधित है टील कार्बन। तो ये चीज केवलादेव नेशनल पार्क में हुई थी सबसे पहले स्टडी। तो टील कार्बन शब्द को याद रखना, इसका संबंध जल राशि से है, झीलों में, लेक्स में, वहां पर देखने को मिलता है। ये शब्द यूज ना करते हुए नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स भी यूज कर सकता है। वो आर्द्र भूमि जो होती है ना, वहां पे जो कार्बन पाया जाता है वो टील कार्बन है, ऐसे अभी फिलहाल याद कर लो तुम। उसके बाद वो बोल सकता है कि इसमें क्या क्या कहां मिल रहा है, तो माइक्रोबियल बायोमास में, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह में मिल जाता है। वहां पर जो वेजिटेशन है, प्लांट्स वगैरह, उनमें सब में जो सब कुछ रहेगा वो सब कुछ टील कार्बन की तरफ लेके जाएगा। फिर है लेक नेत्रोन। लेक नेत्रोन कहां पर है, तो आपको जाना पड़ेगा बेटा अफ्रीका में। अफ्रीका में आपको बताया मैंने, केनिया पढ़ाया है और तंजानिया पढ़ा है, दोनों की बॉर्डर पे मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छे से याद रखना वहां पे लेक कौन सा बोला है मैंने, नेत्रोन, अच्छे से याद रखना। ग्रीगरी रिफ्ट के पास आपको देखने को मिलेगा। ईस्टर्न रिफ्ट वैली का पार्ट है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट है, दोनों देशों के बीच की बॉर्डर है, न्यूज में था इसलिए पढ़ लीजिएगा इसको। कोरल ट्रायंगल, कोरल रीव्स को लेकर अक्सर न्यूज में बना रहता है, तो इसका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कोरल रीव, कोरल ट्रायंगल का ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन में कुछ हिस्सा इसका है, और पैसिफिक ओशियन में कंट्री पूछेगा तो मैं लिख देता हूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू, फिलीपींस, सोलोमन, तिमोर लेस्टे। तो भैया बहुत बड़ा एरिया है कोरल रीजन का। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, ये टोटल 6 रीजन्स हैं जिनके अंदर आप कोरल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये ऐसे करंट अफेयर्स थे जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, आप मिस नहीं कर सकते। बाकी आप पूरी यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी पर कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का, जहां पर जितने महीने का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, भरोसा रखिए बहुत सारे बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया है। अभी बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई तैयारी शुरू करी है। अभी रिसेंटली स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को देख के लग रहा है कि आप तैयारी ऊपर ऊपर नहीं करने, अच्छे से करना होगा, इसलिए आप सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ सकते हैं। कोड मेरा पता ही है आपको, SGYT10, नीचे लिंक है हालांकि
इस कोड का इस्तेमाल करके सब कुछ डिस्काउंट अवेलेबल करा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। नीचे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, करंट अफेयर्स आर्टिकुलेट मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।